पूरे देश के अंदर इस समय निजीकरण की तरफ हमारी वर्तमान सरकार लेके जा रही है, चाहे रेलवे हो, बीएचएल हो या एमटीएनएल हो, बीएसएनएल हो, सभी को ये निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों निजीकरण की तरफ ये ले जाना चाहते हैं? मेरा नाम हरभजन सिंह सिद्धू, मैं महामंत्री हूँ हिंद मजदूर सभा का। जो आपका सवाल है कि देश के अंदर इस वक्त निजीकरण के ऊपर जोर दे रखा है, वो हमारे देश के और दुनिया के जो पूंजीपति हैं उनकी मांग है भारत सरकार से कि जितने भी श्रम कानून भारत में बने हैं देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद, उन सारे श्रम कानूनों को ख़त्म कर दिया जाए और हर मालिक को ये अधिकार मिल जाए कि जिसको जब मर्जी चाहे नौकरी पे रखे और जब मर्जी चाहे नौकरी से निकाल दे। और नौकरी के घंटे जो हैं वो 8 नहीं होने चाहिए, उनको बढ़ाकर 12 घंटे करने चाहिए और वो जस्ट लाइक बंधवा मजदूर काम करे। उसको मालिक जो है वो कोई भी बुढ़ापे का सहारा पेंशन देने के लिए कंट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं है और वो ये नहीं चाहते हैं कि इनको जॉब सिक्योरिटी मिले। जॉब सिक्योरिटी के खिलाफ हैं सारे पूंजीपति जो हैं, वो नौकरी की सुरक्षा नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये टेम्परेरी नौकरियों पर रहें, हम जब हमारे को जरूरत हो तब रखें, जब जरूरत ना हो तब हम इनको निकाल दें। तो हमारे देश की आज़ादी से पहले और बाद में बहुत संघर्ष करने के बाद लेबर मूवमेंट ने बड़ी कुर्बानी करी है, लोगों ने गोलियां खाई हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी और हमारे देश की आज़ादी के बाद भी सरकारों की गोलियों से मरे हैं। उसके बाद जाकर ये 44 श्रम कानून केंद्र के बने थे, जिसके अंदर फैक्ट्री एक्ट में जो मजदूर काम करेगा फैक्ट्रियों में उनकी क्या सुविधाएं होंगी, क्या अधिकार होंगे, मालिक किस तरीके से उनसे काम कराएगा, उनको कितने घंटे काम ले पाएगा, 8 घंटे ज़्यादा लेगा तो उसको ओवर टाइम देना पड़ेगा, हफ्ते में 1 दिन रेस्ट देना पड़ेगा, रात को काम लेगा नाइट ड्यूटी अलाउंस देना पड़ेगा। ये सारे कानून जो हैं बाकायदा वार्ता जरिए बने हैं। परंतु अभी जब से ये पहले भी जब यूपीए गवर्नमेंट थी उस वक्त भी हमने काफी संघर्ष किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर भी, परंतु वो इन लेबर लॉज को बदल नहीं पाए थे। परंतु वो भी चाहते थे कि भी मालिक मांग रहे हैं कि लेबर लॉज शुड बी लिबरलाइज, उसको जो है उदारीकरण की तरफ उनको थोड़ा बदल दिया जाए और मालिकों को हक मिल जाए नौकरी पे रखने और निकालने का, हायर एंड फायर जिसको हम बोलते हैं। परंतु वो नहीं कर पाए और इन्होंने अंत में ये जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट आई है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, इन्होंने वायदे तो जब यूपीए गवर्नमेंट गई थी उस वक्त वायदे किए थे कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल पैदा करेंगे, डिसेंट जॉब, और नौकरी की सुरक्षा हम देंगे, हमारी गवर्नमेंट आएगी नौकरी की सुरक्षा देंगे और आपको बुढ़ापे का सारा पेंशन देंगे और आपको फ्री इलाज देंगे, बच्चों की पढ़ाई फ्री कराएंगे। ये इनके मैनिफेस्टो में सब कुछ अंकित है और इन्होंने हर मीटिंगों में भी ये बोला था कि हम ये सुविधाएं देश के आम नागरिक को देंगे, क्योंकि हमारा टोटल देश में 54 करोड़ वर्कर है, वर्कफोर्स जो है 54 करोड़ में से सिर्फ हम 7% ऑर्गेनाइज में हैं, बाकी 93% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जहां पर उनको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई पेंशन सिक्योरिटी नहीं है, कोई बुढ़ापे का सहारा, उनके बच्चों को एजुकेशन का, हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट का ये कोई फायदा नहीं है। ये चाहते हैं कि जो 7% भी हैं, जैसे भारतीय रेलवे है, पोर्ट एंड डॉक है, समुद्री जहाजों के जो चलते हैं उनके जो बंदरगाह हैं, और कोल माइंस जितनी हैं, जितने भी हमारे बैंक हैं, जितने हमारे महारत्ना बीएचईएल है, सेल है, जितने पीएसयू 76 हमारे देश में हैं, उन सबको मालिक चाहते हैं कि वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसको ये जो हमारा देश की सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, टैक्स रेवेन्यू इतना आता नहीं है, तो हमारे को देश के निर्माण करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, देश को इसको विकसित बनाने के लिए, जैसे यूरोप के अंदर विकसित देश हैं, वहाँ डेवलपमेंट करने के लिए हमारे को पैसे की आवश्यकता है और पैसा हमारे को देश में नहीं मिल रहा है, तो हम विदेशी पूंजी को अलाउ करेंगे। तो उन्होंने 100% विदेशी पूंजी अलाउ कर दी है भारतीय रेलवे में, कोल में, डिफेंस में 41 फैक्ट्री हैं जो हमारे देश के रक्षा के सामान बनाते हैं, गोला बारूद वगैरह, रिवॉल्वर, गोलियां सब ये बनाते हैं, उनको भी इन्होंने कॉर्पोरेटाइज करके और वो विदेशी हाथों में पूंजीपति गोको मॉडल से देना चाहते हैं। सब जो बीजेपी ने वायदे किए थे, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें और अन्य किसी मिनिस्टर की बात करें, तो उन्होंने एक ही मुद्दे में सारे काम खत्म कर दिए कि जुमला था जी, वो तो अब उसको जुमला सरकार भी कहा जाता है। ये तो देखिए अब हमारे राजनीति के अंदर ये गिरावट इसको बोलते हैं, नहीं तो अदरवाइज जो देश के राजनेता हैं, जो सरकार बनाने के अंदर जनता जिसको बनाकर भेजती है, ये उसका एक विश्वास के ऊपर देश चलता है। और अगर वो चुनी हुई जनता के द्वारा, गणतंत्र देश है हमारा, उनके वोटों से चुनी हुई सरकार जो वायदे करके उनसे वोट मांगे और उसके बाद पावर में आने के बाद अपने सारे वायदों से मुकर जाए, तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अगर आप आपस का विश्वास जनता का और
और राजा का टूट जाएगा तो वो राजा ज्यादा देर टिकता नहीं है, वो राजा जो है बदनाम हो जाता है और वो उसको गद्दी छोड़नी पड़ती है। तो इसलिए जो इन्होंने वायदे हमारे साथ किए थे कि देश के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास 2 टाइम का खाना खाने को नहीं है, उनकी रोज की दिहाड़ी जो है वो मुश्किल से 150 रुपए से भी ज्यादा नहीं है, तो उनके रहने की जगह, उनके बच्चों को पढ़ाने की जगह, उनको कपड़े पहनने की बात है, उन्होंने लड़कियों की शादी करनी है, लड़कों की शादी करनी है, बीमारी में इलाज कराना है, ये उनके पास कहां से आएगा पैसा? ये गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने देश की कमाई में से इन सारी चीजों की जो जन सुविधाएं हैं संविधान के मुताबिक उनको प्रोवाइड कराए। परंतु ये अपने वायदों से मुकर गए हैं। 2 करोड़ नौकरी देना तो दूर, करोड़ों नौकरियां चली गई। डिमोनेटाइजेशन में सारे कारखाने बंद हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गई और करोड़ों लोग बाग सड़कों पे आ गए जिनके हाथ में 2 रोजगार थे। बिल्कुल उल्टा काम कर दिया है इन्होंने। सर, सबका साथ सबका विकास वाली बात करते थे, वो तो अब बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। लेकिन सब देखने में ये आ रहा है कि ट्रेन हमारी, पटरी हमारी, स्टेशन हमारे और उसमें कर्मचारी भी, ड्राइवर और गार्ड वो हमारे सरकार के, उसके बावजूद भी सर जो उसकी कमाई होगी उसको निजीकरण करने जा रहे हैं। ये बहुत ही मतलब कि ऐसा सरकार ने ये सोचा है, डिसीजन लिया है, मैं समझता हूँ देश के हित में नहीं है कि देश की प्रॉपर्टी जो कि देश के आज़ादी के बाद देश के कामगारों ने अपने खून और पसीने से बनाई है, ये नेशनल एसेट्स हैं, ये देश की संपत्ति है। देश की संपत्ति को हम विदेशी पूंजी को या हमारे देश की पूंजी को या जिनसे हमारा अच्छा लिहाज है उनको लूट दे दें, अगर लूट की छूट दे दें तो ये इससे देश बर्बाद हो जाएगा और हम फिर धरातल में चले जाएंगे। वो आप सही कह रहे हैं कि जो पटरियां हैं वो सरकारी आम पब्लिक के पैसे से बनी है। सिग्नल जो है नए लेटेस्ट सिग्नल हैं वो देश की जनता के पैसे से बने हैं, सरकारी कर्मचारियों ने बनाए हैं। स्टेशन सरकारी कर्मचारियों ने बनाए हैं, कोच सरकारी कर्मचारी बना रहे हैं, इंजन सरकारी कर्मचारी बना रहे हैं। परंतु बिछी हुई पटरियों के ऊपर हम प्राइवेट आदमियों को, विदेशी पूंजी को लाके कहें कि अब आप इसमें टिकटें बुक करके उनसे हायर रेट में डबल किराया वसूल करके, जैसे हवाई जहाजों में वसूला जाता है, वो लूट करके देश को लूटना शुरू कर दें, ये कभी चुनी हुई जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें ऐसे कभी सोच भी नहीं सकती हैं। परंतु ये इन्होंने आदेश पारित कर दिया। और अभी जब ये महामारी है देश में चल रही है, पैंडेमिक कोरोना की वजह से पूरा देश लॉकडाउन हो गया, सबके रोजगार चले गए उनके हाथों से, भूखे मरने के लिए तैयार हो गए, गांव में जाने के लिए मजबूर हो गए और उसके बाद उनके लिए गाड़ियां नहीं चलाई टाइम से, उनकी छाले पड़ गए पैरों में, रास्ते में मौतें हो गई मजदूरों की, उनकी कई महिलाओं के बच्चे उन्होंने जन्म दे दिए रोड के ऊपर। ये ऐसी दुर्दशा हमने पढ़ी थी कि जब देश का पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था, तब ये सारी मुसीबतें झेली थी। पर आजाद देश में देश का नागरिक, उसको जिसने अपने वोट से सरकार को चुना है, वो सरकार उसकी ये दुर्दशा कर देगी, ये कभी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। और अभी मालिकों के कहने से जो 44 श्रम कानून है उनको ये 4 कोडों में बदल रहे हैं। सर, जानबूझ के अपने जो डिपार्टमेंट, जो मंत्रालय में डाका डलवाया जा रहा है। जो रेल मंत्रालय है वो एक सुई से लेके और एक सारा पेपर वेपर, सारा लोहे का काम, वो कोई मेंटेन नहीं है, उसके अंदर जानबूझ के चोरी कराई जा रही है। सर, अब देखने में ये आया है कि इन्होंने IRCT को पूरा ट्रेन का वो दे दिया था, लेकिन IRCT किसी भी चीज में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई, चाहे खाने से लेकर सफाई तक वो कहीं भी कामयाब नहीं हो पाई है। उसके बावजूद भी अभी प्राइवेट की बात कर रहे हैं। नहीं, IRCTC के पास अपना कोई स्टाफ नहीं है, बड़ा लिमिटेड स्टाफ है, वो सब ठेके पे काम कराता है। चाहे जितना खाना जो है ये सारा ठेकेदार देते हैं, उनके तो बेस किचन जो है बहुत कम है। परंतु जितनी हमारी गाड़ियों में 2.5 करोड़ पब्लिक जो चलती थी डे एंड नाइट 24 घंटे, 10 लाख उतर गए, 10 लाख चढ़ गए, उनके लिए प्राइवेट सारा काम करवा रहे थे ये। तो अभी तो फिलहाल ये सारा कुछ ही बेचने जा रहे हैं। उसके अंदर चेकिंग स्टाफ भी बाहर का होगा, उसका गाड़ी के अंदर खाना बाहर का होगा, सफाई वाला बाहर का होगा, पेट्रोल बाहर का आदमी सफाई करेगा। वो सरकारी ट्रैक के ऊपर सरकारी संपत्ति उसमें लगी है। इंजन रेलवे का होगा, ड्राइवर रेलवे का होगा, गार्ड रेलवे का होगा, स्टेशन मास्टर रेलवे का होगा। पैसा कमा के दूसरी विदेशी पूंजी ले जाएगी उसको कमा के। ये बहुत ही देश के विरुद्ध ये फैसला है। ये मैं आपको रोकूंगा इसमें सर, जिस तरीके प्राइवेट की बात चल रही है सर, अगर ट्रेन के साथ कोई हादसा होता है, किसी कर्मचारी के साथ हादसा होता है, उसकी जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? देखिए, उसकी जिम्मेवारी तो ये कहेंगे प्राइवेट हमने दे रखी थी, परंतु प्राइवेट नहीं है, वो सरकार की जिम्मेवारी है। और देश का एक भी नागरिक की अगर कहीं पर मौत होती है तो वो उसकी जिम्मेवार गवर्नमेंट होती है। तो इसलिए जो अभी हमारे देश के अंदर सारे मजदूर संगठन, जो 10 मजदूर संगठन है, वो एक मंच पर हैं। और अभी जो BMS है वो भी हमारे साथ आ रहा है। तो अभी हम सरकार को बातचीत के जरिए चाह रहे हैं कि हमें बुलाएं, हमारे से बात करें, पर सरकार हमें बुला नहीं रही है, बात नहीं कर रही है, सुनना नहीं चाहती है।
कि जैसे वर्कर भूखों मर रहे हैं, नौकरियां चली गई हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अब वो गांव चले गए हैं, फैक्ट्रियां खाली पड़ी हैं। तो इस लिहाज से अभी हमारी पहले हमने 2 दिन की हड़ताल की थी, अभी कोल को बेचने जा रहे हैं और अभी 18 को फिर 1 दिन की हड़ताल होगी। और डिफेंस के अंदर जो 41 फैक्ट्रियों को बेचने जा रहे हैं, अनिश्चितकालीन की हड़ताल पर 2.5 लाख वर्कर जाने वाला है। और अभी रेलवे के अंदर भी हम मोबिलाइज कर रहे हैं, हमारे 11 लाख वर्कर जो है, ये 74 के बाद ऐसा काला दिन होगा कि हम अनिश्चितकालीन की हड़ताल पे जाने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। और अगर हम अनिश्चितकालीन की हड़ताल पे गए तो ये सरकार उसको संभाल नहीं पाएगी। सर, जितनी प्राइवेट संस्थाएं हैं और जिनको प्राइवेट इन्होंने दिया है, सर वही कर्मचारी आके हमसे मिलते कहते हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। जैसे कि तेजस्वी ट्रेन की हम बात करें, और ट्रेनों को जो सरकार की ट्रेन है उन्हें लेट करने के लिए उनको सिग्नल न देने के कारण, आला अधिकारियों के कारण तेजस्वी को आगे ले जाया जाता है, लेकिन जो तेजस्वी के अंदर जो काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। ये आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है। इसके अंदर अभी जो पेंडेमिक हुआ, सारे ठेकेदार छोड़ के भाग गए उन कर्मचारियों को, ठेकेदार के कर्मचारियों को। उनको हमने रेगुलर यूनियन चलाने, हमारी जो अपना ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जितने भी हमारे एचएमएस के एफिलिएट हैं, हमने डायरेक्शन दिया उनको कि आप इनको ठहरने की व्यवस्था करो, इनको खाने की व्यवस्था करो। 24 घंटे हमारी यूनियन जो है अपने चंदे में से उन ठेकेदार के वर्करों को खिला रहे हैं। और ठेकेदारों ने टेलीफोन बंद कर दिए अपने। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भाई आप इनको जो है वो खाना खिलाएंगे, नौकरी से नहीं निकालेंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे। किसी पूंजीपति ने कोई भी व्यवस्था नहीं की, ना कोई पैसा उनको दिया है, नौकरी से निकाल के नाम काट दिए गए हैं। तो ये एक बदकिस्मती है देश की, और इसमें सरकार हमारे से बात नहीं करना चाह रही है। अभी हमारे हिसाब से 24 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है। सर, क्या कारण है कि सरकार को रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करना पड़ रहा है? अगर रेलवे घाटे में चल रही है तो कोई भी उद्योगपति इसको क्यों लेगा? घाटे का सौदा कोई उद्योगपति क्यों करेगा? और अगर फायदे में चल रही है तो सरकार इसको क्यों बेच रही है? जो आम पब्लिक पर क्यों बर्डन डाल रही है कि इसको प्राइवेटाइजेशन किया जाए? आपको क्या लगता है? मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ, भारतीय रेलवे कहीं नुकसान पे नहीं है। भारतीय रेलवे नुकसान पे क्यों गई है? वो मिसमैनेजमेंट की वजह से गई है। इतने प्रोजेक्ट चालू कर दिए, जो मंत्री आया उसने अपना कहा पिछला छोड़ दो, मैं ये लाइन शुरू कर दो, ये फैक्ट्री लगा दो, तो वो उसके अंदर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो है वो पैसा फंस गया और उसकी रिटर्न कोई नहीं आ रही है। तो ये मिसमैनेजमेंट है और ये सारा का सारा सरकार की वजह से हुआ है। और कोई रेलवे कर्मचारी 24 घंटे भारतीय रेलवे को चलाते हैं। रेलवे कभी भी किसी भी हाल में घाटे में नहीं है मेरे हिसाब से जो है वो। सर, लॉकडाउन के अंदर में लगभग 40 ट्रेन जो है अपने अलग अलग रूट पर डाइवर्ट हो गई। किसी को पटना जाना था तो कहीं उड़ीसा पहुंच गया, उड़ीसा के बदले कहीं चीज पहुंचना था तो महाराष्ट्र पहुंच गया। ये क्या था? ये दिखाना ये था कि वहाँ के जो रेलवे कर्मचारी जो काम करते हैं, या तो उसकी व्यवस्था या ऐसा चाल था कि प्राइवेटाइजेशन में इसको करने की चाल थी? क्या था ऐसा? देखिए, वो रेलवे कर्मचारियों को बेवजह बदनाम करने की बात हुई। जब हम अगर रोजाना की 25,000 गाड़ी चला सकते हैं और वो टाइम से पहले स्टेशनों पे पहुंचती थी, तो ये क्या वजह है कि गाड़ी जो 8 घंटे में पहुंच सकती है वो 20 घंटे में पहुंच रही है? ये रेलवे कर्मचारियों को बदनाम करने की साजिश थी और ऐसा रेलवे कर्मचारी कभी करता नहीं है। रेलवे कर्मचारी ड्राइवर अपने आप अपना ट्रैक नहीं लेता, उसको कंट्रोलर जो है वो सिग्नल देता है, जिधर सिग्नल देता है उस तरफ गाड़ी जाती है। और गाड़ी बिल्कुल, जब कभी दूसरी गाड़ियां चल ही नहीं रही हैं, सारी गाड़ियां बंद थी, तो ये तो 8 घंटे में पहुंचने की बजाय 6 घंटे में पहुंचनी चाहिए थी। वो एक मिसमैनेजमेंट हुआ है, वो जानबूझ के रेलवे कर्मचारियों को बदनाम करने की बात हुई है। मैं दावे से कह सकता हूं, मैंने पहले भी ऐसी स्टेटमेंटें दी हैं कि अगर देश की सरकार, प्रधानमंत्री ये भी घोषणा करते कि हम 2 दिन के बाद लॉकआउट करेंगे, जिसने जहां पर जाना है हम ये गाड़ियां फ्री चला रहे हैं। ये गाड़ियां किसी की बाबा की नहीं है, ये किसी की पर्सनल बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये देश की जनता की प्रॉपर्टी है। इनको फ्री चलाते हैं उसको, ये कह रहे हैं 85% हम दे रहे हैं, 15% जो है वो अपना स्टेट देंगे। इसका क्या मतलब है? देश का आपने लॉकडाउन करने जा रहे हैं, आप 2 दिन में भारतीय रेलवे के कर्मचारी इनको इनके गांव तक पहुंचाने का काम करते। कोई ना मरता, ना कोई कहीं पर अशांति फैलती, ना कोई एजिटेशन होता, ना डेमोन्स्ट्रेशन होता, परंतु ये बहुत बड़ी साजिश के तहत ये सारा काम किया गया है। सर, अभी देखने में आया कि 4th क्लास के कर्मचारी या वैसे जो कर्मचारियों को निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन जो अपर क्लास के जो अफसर हैं उनको बराबर दर्जा दिया जा रहा है, उनकी पोस्टिंग अच्छी जगह की जा रही है। तो इस सब क्या कारण है?
वो सरकार अपनी मजदूर विरोधी नीतियों को ऑफिसरों के थ्रू ही लागू करवाते हैं, और अगर वो ऑफिसरों को नहीं अपने गुड बुक्स पे रखेंगे तो उनकी नीतियां लागू नहीं होंगी। और वर्कर जो है वो समझते हैं कि ये तो इसका कोई माई बाप नहीं है, और सरकार ही अगर उसका दुश्मन बन जाएगी, अगर बाड़ी खेत को खाना शुरू कर देगी तो खेत को बचाएगा कौन। तो इसलिए सरकार को इसका हर्जाना बहुत भुगतना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि देश के 54 करोड़ जो वर्कर है वो लावारिस है, उसका कोई माई बाप नहीं है, उसको सरकार अपने जिस मर्जी डंडे से हाँक ले, ये अभी तो हाँक लेंगे पावर में, परंतु इसका हर्जाना इनको आने वाले कई समय तक उसका भुगतान करना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से इस समय पूरे ही देश के अंदर अफरा तफरी मच रही है, और सर हिंद मजदूर महासभा पहले से ही मजदूरों की लड़ाई लड़ती आ रही है और लड़ रही है, सर अगला कदम क्या होगा आपका? अभी हमारा कदम यही है कि हम देश के तमाम जितने भी मजदूर संगठन हैं उनको हम एक मंच पे ले आए हैं। अभी कोले के अंदर 3 दिन की हड़ताल 5 बड़े संगठनों ने, हिंद मजदूर सभा और उनके दूसरे संगठन है हमारे, मिलकर 100% हड़ताल पहली दफा इतनी हुई है 3 दिन की। आज तक कोल में 3 दिन की हड़ताल नहीं हुई। डिफेंस वाले अनिश्चितकालीन की हड़ताल पे गए थे, 5 दिन कंप्लीट 41 फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी। और अभी रेलवे, हम नहीं चाह रहे हैं कि भाई हम रेलवे को भी बंद कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली देश बर्बाद होता है, तो हम नहीं चाहते कि देश के अंदर बर्बादी हो। परंतु अगर मजदूरों के गले में अंगूठा देकर हमारा सांस ही रोकने का काम सरकार करेगी तो फिर हम तो किसी को अंगूठा नहीं रखने देंगे गर्दन के ऊपर। फिर हमारे पास रेलवे को सारे देश के कोल हुआ, रेल हुआ, बैंक हुआ, पावर सेक्टर हुआ, रोडवेज हुआ, एयरलाइन हुआ, अब एयर इंडिया को बेचने के लिए लगा दिया, LIC को बेचने के लिए लगा दिया, सारा देश ही बेचने पे ये लगे हुए हैं। तो ये सरकार का सपना रह जाएगा, इसको पूरा नहीं होने देंगे। और ये देश को हम बचाने की हमारी ड्यूटी है। देश को आजाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां की हैं, अपनी जान को नौछावर किया है, फंदा फांसी का गले में लिया है। हम इतने आसानी से इनको देश को बर्बाद नहीं करने देंगे। सर 9 अगस्त को कुछ ट्रेड यूनियन है मिलकर सारी जो है मतलब एक आंदोलन करना जा रही है, जिसको बड़ा आंदोलन का रूप कहा जा रहा है। ये हमने 10 मजदूर संगठनों ने अभी 22 तारीख को बैठ के ये फैसला किया है कि 9 अगस्त एक हिस्टोरिकल डे है। जो अंग्रेजों का जब हमारे देश के ऊपर राज था तो महात्मा गांधी ने देश का, उनको क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया था कि आप भारत छोड़ो, परंतु उनको तो भारत छोड़वा दिया हमारे देश के नौजवानों ने, क्रांतिकारियों ने। परंतु ये देश के अंदर जो हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार जो है, ये हमारे ही अगर हितों की रक्षा नहीं करेगी, हमारे ही गला काटने पर आ जाएगी, तो हमने इनको नारा दिया है देश बचाओ। और 9 तारीख को पूरे देश में प्रदर्शन होंगे, सत्याग्रह होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, जेल भरो का काम होगा। और 18 तारीख को कोल की हड़ताल में पूरे देश का वर्कर कोल के कर्मचारियों को हौसला अफजाई करने के लिए पूरे देश में एजिटेशन डेमोन्स्ट्रेशन करेगा। और 9 तारीख से लेकर 18 तारीख तक पूरे देश में हर सेक्टर के अंदर एजिटेशन डेमोन्स्ट्रेशन होगा। रेलवे के अंदर भी हमारी सारी यूनियनें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.